Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing fine. So हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था MRTP एक्ट के कुछ इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न के बारे में. आइए एक रीकैप ले लेते हैं. सबसे पहले हमने डिस्कस किया अबाउट MRTP एक्ट, जिसमें कि हमने इसकी इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस किया था. देन वी डिड सम ऑर्गेनाइजेशंस और कंपनीज जहाँ पे MRTP एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता. हमने ये भी डिस्कस किया था दैट जम्मू एंड कश्मीर पे जो है ये एक्ट नहीं एप्लीकेबल था. राइट, दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड. देन हमने एम ऑफ MRTP एक्ट डिस्कस किया था. फर्दर वी डिड कॉन्सेप्ट्स अंडर मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट 1969. इसमें हमने 4 तरीके के कॉन्सेप्ट्स जो कि MRTP एक्ट के अंडर कवर होते हैं वो डिस्कस किए थे. पहला था कमांड एंड कंट्रोल अप्रोच, देन मोनोपोलिस्टिक एंड ट्रेड प्रैक्टिसेस का कॉन्सेप्ट, रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस का कॉन्सेप्ट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस का कॉन्सेप्ट जो है हमने सो फार पिछले वीडियो में डिस्कस किया था. तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपने पिछला वीडियो नहीं देखा, प्लीज़ चेक आउट दैट वीडियो. आई हैव एक्सप्लेन्ड इन डिटेल अबाउट दीज प्रोविजंस. प्लीज़ आप वो वीडियो जाकर देखिए. एंड फर्दर हम कंटिन्यू करेंगे आज के वीडियो में हमारे कुछ अगले पार्ट्स MRTP एक्ट के बारे में. सबसे पहले हम जो आज डिस्कस करने जा रहे हैं वो है वाई MRTP एक्ट इज़ अ डैमेज्ड लेजिस्लेशन. यानी कि ये लेजिस्लेशन, ये लॉ, ये एक्ट जो बनाया गया था 1969 में, ये क्यों एक डैमेज्ड लेजिस्लेशन माना गया, क्यों इसमें बहुत सारी खामियां निकाली गई जिसके कारण अल्टीमेटली ये अबॉलिश करना पड़ा और इसे रिप्लेस किया गया कंपटीशन एक्ट 2002 के साथ. तो क्यों इतनी कमियां थी. सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे 1984 अमेंडमेंट, यानी कि MRTP एक्ट जो कि 1969 में इनैक्ट हुआ था उसे 2 बार अमेंड भी किया गया बिफोर एबॉलिशिंग. पहली जो अमेंडमेंट हुई वो हुई 1984 में. आइए देखते हैं इस अमेंडमेंट में क्या क्या चेंजेस लाए गए इस एक्ट में. दिस अमेंडमेंट वॉज बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सच्चर कमेटी. सच्चर कमेटी की रिकमेंडेशन पर वो ये अमेंडमेंट बेस्ड थी. सबसे पहले ये पॉइंट आपको याद रखने वाला. देन द अमेंडमेंट इंसर्टेड सेक्शन 36A. इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड कि इस अमेंडमेंट के साथ क्या हुआ, एक सेक्शन 36A जो था मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट के अंडर डाल दिया गया, जिसका मतलब ये था दैट द फाइनल कंज्यूमर अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस विल बी प्रोटेक्टेड. यानी कि 36A सेक्शन के अंडर जो कंज्यूमर था, फाइनल कंज्यूमर था, उसे प्रोटेक्शन मिल गई थी अगेंस्ट द अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस. अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि वो प्रैक्टिसेस जो कि एक इनोसेंट कंज्यूमर के माइंड को, उसके बाइंग बिहेवियर को मैनिपुलेट करने के लिए अपनाई जाती हैं. जैसे कि एडवर्टिजमेंट्स में फॉल्स एंड टॉल क्लेम्स दिए जाते हैं उन सेलर्स के द्वारा जो कि एक क्रूकी वे से कंज्यूमर के बिहेवियर को, बाइंग बिहेवियर को मैनिपुलेट करेंगे और उन कस्टमर्स को टारगेट करेंगे जो कि इनोसेंट होंगे और उन्हें मैनिपुलेट किया जाएगा, उन्हें फोर्स किया जाएगा उनका प्रोडक्ट बाय करने के लिए. तो 1984 के अमेंडमेंट के अंदर ये हुआ दैट द अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट कंज्यूमर को प्रोटेक्शन मिली. ऑलराइट, सो दिस वाज द अमेंडमेंट ब्रॉट इन 1984. नेक्स्ट जो अमेंडमेंट आई थी वो आई थी 1991 में. 1991 में जो अमेंडमेंट आई, ये MRTP एक्ट में इसलिए आई ताकि कुछ कंपनीज जो कि पहले एक्सक्लूडेड थी MRTP एक्ट के अंदर नहीं कवर होती थी, वो अब आ जाएं. अब वो कौन कौन सी कंपनीज थी, लेट्स डिस्कस. सबसे पहले तो पब्लिक सेक्टर और गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज को इस एक्ट के अंदर लाया गया. पहले हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था दैट MRTP एक्ट गवर्नमेंट कंपनीज पे या गवर्नमेंट कंपनी के द्वारा ओन एंड कंट्रोल की गई सब्सिडरीज पे जो था वो एप्लीकेबल नहीं होता था. बट आफ्टर 1991 अमेंडमेंट ये जो कंपनी थी वो MRTP एक्ट के अंदर कवर होने लग गई थी. आफ्टर दिस अमेंडमेंट द प्राइवेट प्लेयर्स फंक्शनिंग इन द मार्केट वर नो लॉन्गर रिक्वायर्ड टू टेक स्पेशल अप्रूवल्स और परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट बिफोर कैरिंग आउट एनी कॉर्पोरेट रिकंस्ट्रक्शन. हमने पिछले वीडियो में ये भी डिस्कस किया था दैट कंट्रोल एंड कमांड अप्रोच जो थी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपनाई गई MRTP एक्ट के अंदर, जिसमें ये था कि गवर्नमेंट
का अप्रूवल उन कंपनीज को चाहिए होता था बिफोर एनी काइंड ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग, जो जिनके एसेट्स की वैल्यू जो थी वो 20 करोड़ से ज़्यादा थी। ऑल राइट, बट अब क्या हुआ, प्राइवेट प्लेयर्स, नो मैटर व्हाट देयर एसेट्स वैल्यू इज़, नो मैटर हाउ मच इज़ देयर नेट वर्थ, वो कोई भी काइंड ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग कर सकते हैं विदाउट obtaining द अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट। ऑलराइट, क्यों? क्योंकि 1991 में जो थी एलपीजी पॉलिसी आई थी, उसके अंदर जो थी गवर्नमेंट ने लाइसेंस राज को ख़त्म कर दिया था, यानी कि जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं या फिर फॉरेन प्लेयर्स हैं हमारे इंडियन मार्केट में आके बिजनेस कर सकते हैं विदाउट obtaining द अप्रूवल्स, टाइट अप्रूवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। ऑलराइट, सो ये थी हमारी 1991 की अमेंडमेंट। इसलिए एमआरटीपी एक्ट को एक डैमेज लेजिस्लेशन माना गया, क्योंकि इसमें 2 अमेंडमेंट्स लाने के बाद भी कुछ ऐसी खामियां थी जो कि ये अमेंडमेंट्स भर नहीं पाई, और इस एक्ट को एक इनकम्प्लीट एक्ट माना गया। इसलिए इसे रिप्लेस किया गया था 2002 में कंपटीशन एक्ट के साथ। ऑलराइट, हम अब लास्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं एमआरटीपी एक्ट के बारे में कि क्यों ये रिप्लेस किया गया, वाई वॉज इट रिप्लेस्ड विद कंपटीशन एक्ट 2002। आखिर क्या सर्कमस्टांसिस थे जिनके अंडर जो था मोनोपोलिस्ट एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट 1969 कम्प्लीटली एबॉलिश ही करना पड़ा। क्या वो सिचुएशन थी, क्या वो कंडीशन थी, आइए डिस्कस करते हैं वन बाय वन इन पॉइंट्स को। So the first point is excessive government control। जी हाँ, जो गवर्नमेंट का कंट्रोल था, चाहे वो कोई बिग ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे वो कोई स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन हो, उस पर गवर्नमेंट का कंट्रोल बहुत ज़्यादा था। क्यों? क्योंकि 1947 जो था हमारा इंडिपेंडेंस का ईयर था, राइट। 15 अगस्त 1947 को हम इंडिया को आज़ादी मिली थी, और जो गवर्नमेंट थी इंडिया को कंट्रोल रखना चाहती थी। इट वॉज सपोज टू कीप इटसेल्फ इन अ शेल, ताकि फर्दर कोई बाहर से आकर, कोई फॉरेन प्लेयर आकर इंडिया पे रूल ना कर पाए, अनलाइक ब्रिटिशर्स। तो इससे बचने के लिए गवर्नमेंट का कंट्रोल उस टाइम बहुत ज़्यादा टाइट था, और एमआरटीपी एक्ट के अंदर भी गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे एरियाज़ को रिस्ट्रिक्ट किया हुआ था जहाँ पे ये एक्ट की जो प्रोविजंस थी स्ट्रिक्टली फॉलो की जानी चाहिए थी। तो जो इतने ज़्यादा कंट्रोल थे बिफोर कंडक्टिंग एनी काइंड ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग, और कोई भी तरह का टेक ओवर या मर्जर या एक्विजिशन करने के लिए ना बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट अप्रूवल्स लेने पड़ते थे। तो उन अप्रूवल्स को असाइड करने के लिए, उन अप्रूवल्स को हटाने के लिए जो था कंपटीशन एक्ट आया, उसमें कुछ ऐसी प्रोविजंस लाई गई जो हम अगले हमारी वीडियोस में डिस्कस करेंगे कंपटीशन एक्ट के बारे में। उसमें सभी आपको पता चलेगा दैट कंपटीशन एक्ट वाज अ क्वाइट रिलैक्स्ड वन, जिसमें कुछ गवर्नमेंट अप्रूवल्स बहुत ज़्यादा रिड्यूस की गई और गवर्नमेंट का कंट्रोल जो था वो कम किया गया। तो ये पहला रीज़न था दैट एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल लेड टू द एबोलिशन ऑफ एमआरटीपी एक्ट 1969। देन सेकेंड पॉइंट इज वेग एंड एम्बिगियस लॉ। लुक, वेग और एम्बिगियस का मतलब, एम्बिगिटी का मतलब आई होप आप सभी को पता होगा, इसका मतलब होता है अनक्लैरिटी। जो एमआरटीपी एक्ट था उसमें अनक्लैरिटी बहुत थी, यानी कि इन्होंने ये तो बता दिया कि रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस वो प्रैक्टिसेस होंगी जो कि फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को रोकती हैं, और उन्हें ऐसे मैनिपुलेशन किया जाता है कंज्यूमर के माइंड का कि उन्हें हाई प्राइसेस पे गुड्स को परचेज करना पड़ता है। और रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस में हमें ये भी बताया गया कि वो सभी मेथड्स इंक्लूड होंगे जो कि सेलर्स के द्वारा अपनाए जाते हैं, जैसे कि कार्टेल्स, बिड रिजिंग, अब्यूज़ ऑफ डोमिनेंस, कॉल्यूजन, प्राइस फिक्सिंग, प्रीडेटरी प्राइसिंग एक्सेट्रा। तो ऐसे कुछ मेथड्स जो हैं वो फॉलो किए जाते हैं कुछ सेलर्स के द्वारा, जिससे कि ये पता चल जाता है दैट दे आर कैरिंग आउट रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस इन द मार्केट। बट जो इनकी डेफिनेशन है, व्हाट इज़ कार्टेल, व्हाट इज़ बिड रिजिंग, what is abuse of dominance, what is collusion, what is price fixing, what is predatory pricing, इनकी डेफिनेशंस, इनका मीनिंग ही जो था एक्ट में नहीं दिया गया, जिसके कारण मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस वेग अनक्लियर एक्ट बन गया। ऑलराइट, इनकी डेफिनेशन बहुत ज़रूरी हो गई थी जानना उन सेलर्स के लिए जो कि एक मार्केट में वर्क कर रहे थे, एक मार्केट में
ऑपरेट कर रहे थे। तो इसलिए भी एक रीज़न बन जाता है फॉर द एबॉलिशमेंट ऑफ MRTP Act and its replacement with the Competition Act 2002. थर्ड पॉइंट इज डोमिनेंस पर से बैड। गवर्नमेंट ने जो था वो एक मैथमेटिकल फार्मूला यूज़ करने लग गई थी गवर्नमेंट की, जिस सेलर का शेयर 25% मार्केट शेयर होगा, 25% या उससे ज़्यादा होगा मार्केट में, उस सेलर को हम डोमिनेंट सेलर बोलेंगे। और वो सेलर के ऊपर इतने सारे कंट्रोल्स इम्पोज करने शुरू हो जाते थे। ऑलराइट, तो ये तो डिसाइड हो गया था दैट द कंट्रोल ऑफ द सेलर शुड बी 25% or more, right? The market share must be 25% or more. But what about those sellers whose market share is 24% or 23% or 23.5% or 24.5%, right? So this share is quite equivalent to 25% share market share. तो ये जो था एक ग्लिच बन गया था, एक बहुत बड़ा रीज़न बन गया था MRTP एक्ट के एक वीक एक्ट होने का, क्योंकि इसने एक फिक्स क्राइटेरिया दे दिया दैट यस इफ अ सेलर इज हैविंग 25% मार्केट शेयर ही इज़ कंसिडर्ड टू बी द डोमिनेंट मार्केट प्लेयर, और इस पे सारी रिस्ट्रिक्शंस लग जाएंगी, MRTP एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा। बट इसने कोई एज सच उन सेलर्स के लिए क्राइटेरिया नहीं दिया, उन पे कंट्रोल नहीं किया जिनका शेयर 23.5 था या 25 के आसपास था। ऑलराइट, तो ये भी एक रीज़न था for abolishing MRTP Act. Then fourth point is promotion of exports at any cost. इस पॉइंट में हम ये डिस्कस करेंगे कि जो गवर्नमेंट थी, look, after independence our economy was very sick. It was diving deep and almost सारी सेक्टर्स, ऑलमोस्ट सारी इंडस्ट्रीज, सारे सेक्टर्स को जो थे लॉसेस बेयर करने पड़ रहे थे। तो उस टाइम गवर्नमेंट को ये था दैट एनी इंडस्ट्री इफ़ इट इज़ लीडिंग टू द प्रमोशन ऑफ इट्स एक्सपोर्ट्स, इंडियन एक्सपोर्ट्स की अगर वो प्रमोशन कर रही है कोई भी इंडस्ट्री, तो उस इंडस्ट्री को हम जो है एट एनी कॉस्ट वी विल प्रमोट दैट इंडस्ट्री, वी विल सपोर्ट इट, वी विल अबॉलिश ऑल काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शंस फ्रॉम सच इंडस्ट्री, बट हम उसे एस्टैब्लिशमेंट में लेकर आएंगे ही आएंगे और उसे प्रमोट करेंगे ही करेंगे, चाहे वो डोमिनेट ही क्यों ना कर रही हो, राइट, कंज्यूमर्स को, और मार्केट में एक्सप्लॉयटेशन ही क्यों ना कर रही हो कंज्यूमर्स की। तो ये भी था, एक ग्लिच था MRTP एक्ट में, जो कि हटाना बहुत ज़रूरी हो गया था, क्योंकि ऐसी कुछ इंडस्ट्रीज़ भी थी जो कि एक्सपोर्ट्स के नाम पर कंज्यूमर्स को एक्सप्लॉयट कर रही थी हाई प्राइसेस चार्ज करके। फिफ्थ पॉइंट इज़ इनएफिशिएंसी ऑफ MRTP कमीशन। MRTP कमीशन के जो मेंबर्स थे वो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती थी, तो इसमें इनडायरेक्टली जो था गवर्नमेंट का कंट्रोल ही आ रहा था, और कोई भी जजमेंट थी अगर किसी सेलर के अगेंस्ट पास करनी होती थी वो भी गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंडर ही पास होती थी, यानी कि कमीशन को ऑलवेज सेंट्रल गवर्नमेंट की ओपिनियन लेकर ही कोई भी जजमेंट पास करने का परमिशन होता था। तो इसके कारण जो था एक काइंड ऑफ डिपेंडेंट इन्वायरमेंट क्रिएट हो गया था कि MRTP जो कमीशन है वो गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट है, अल्टीमेटली MRTP को गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है। तो इसके कारण गवर्नमेंट का कंट्रोल बहुत ज़्यादा बन गया था, एंड ड्यू टू दिस थिंग ऑल्सो द MRTP वॉज रिप्लेस्ड विद कॉम्पिटिशन एक्ट 2002। और बाद में कॉम्पिटिशन एक्ट जो था वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी बनकर सामने आया, जो कि अपनी ही खुद की जजमेंट देता था, अपने लॉज थे उसके, अपनी अमेंडमेंट्स करता था एंड ऑल दैट। सिक्स्थ वन इज ऑब्सोलेसेंस। आफ्टर 1991, दैट इज़ आफ्टर LPG पॉलिसी लिबरलाइजेशन होने के बाद, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन होने के बाद, जो फॉरेन मार्केट प्लेयर्स थे वो जब इंडियन मार्केट में आने शुरू हुए तो उनके स्टैंडर्ड्स को मैच करने के लिए हमारे पास कोई कॉम्पिटिशन एक्ट नहीं था, राइट। तो MRTP एक्ट उस टाइम इनएफिशिएंट प्रूव होना शुरू हो गया, जिसके कारण हमें इसे रिप्लेस करना पड़ा विद कॉम्पिटिशन एक्ट 2002। देन सेवन्थ पॉइंट इज़ नो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एप्लीकेशन, यानी कि जो MRTP एक्ट की एप्लीकेशन थी वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया पर थी, इंडिया में भी JNK पर नहीं थी। बिसाइड्स दैट देयर वर सो मैनी कंपनीज जिन पे कि MRTP एक्ट नहीं एप्लीकेबल होता था। तो ये एक वीकनेस थी इस MRTP एक्ट की, जिसे हटाने के लिए हमें इसे रिप्लेस करना पड़ा कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 के साथ। एट्थ पॉइंट इज़ नो पेनल्टीज़ फॉर ऑफेंसेस। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो भी कोई ऑफेंसेस होते थे, यानी कि कोई अगर
सेलर था वो एक्सप्लॉइट करता था किसी कंज्यूमर को। अगर कुछ प्रैक्टिसेस को रिस्ट्रिक्टेड रखा गया है और फिर भी कोई सेलर उन्हें एक्सरसाइज करता है तो MRTP कमीशन नो डाउट उसके अगेंस्ट एक्शन लेता था। वो मैक्सिमम उसका क्या एक्शन होता था, वो सीज कर देता था उसके ऑपरेशंस को। बिसाइड्स दैट देयर वाज नो पेनल्टी चार्ज्ड, देयर वाज नो जेल टर्म स्पेसिफाइड फॉर ऑफेंसेस। तो ये जो था एक मेन वीकनेस थी MRTP एक्ट की, जिसके कारण इसे कंपटीशन एक्ट 2002 के साथ रिप्लेस किया गया। तो ये थे हमारे कुछ पॉइंट्स, कुछ रीजंस फॉर द abolishing of MRTP Act and for its replacement with the Competition Act 2002. आई होप आप सभी को MRTP Act समझ आया होगा, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी you can comment down in the comment section and I will definitely reply to your queries. If you liked my video, kindly share it with your friends and please subscribe to my YouTube channel. Thank you so much for watching. Stay tuned to our channel. Thank you.